हेलो हेलो। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है सो कि कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे ना जी। कंडक्टर और इंसुलेटर आप लोगों को याद है? हम लोग पिछले क्लास में यही पढ़ रहे थे, चालक पदार्थ और कुचालक यानी कि विद्युत रोधी, यही सब ना पढ़ रहे थे जी। यहाँ तक पढ़े थे। यहाँ से शुरू करना था आज प्रतिरोधक ना। थोड़ा सा आपसे जो कल हम लोग पढ़े थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कल कुछ था तो ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं। आई बात समझ में? जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल टू, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो, हाँ, जो निगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है। ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है, ऋणावेशित कण, और जो धनावेशित कण होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। आई बात समझ में? तो हमसे जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि आवेशों का प्रवाह किसके कारण होता है तो हम बोलेंगे विभव के अंतर के कारण। किसके कारण? आई बात समझ में? ठीक है, आवेशों का जो प्रवाह होता है वो विभव के अंतर के कारण, यानी विभवांतर के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए जब कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और एक और पॉइंट है इसका भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और आपसे कहा जाए कि यहाँ से यहाँ इसके बीच में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो क्या ये जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? तो अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए? तो उस पे चार्जेस खुद से चल के नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे कल मैं मेरे हाथ में एक छड़ी था, उसको मैं लेकर के समझा रहा था। जैसे ये मान लीजिए कोई नहीं, ये डायरी ही है, अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे है, इस पर हम कुछ रख दें तो फिसल के जाएगा। लेकिन इसी में कर दें कि इसका एक सिरा ऐसे ऊपर कर दें और ये को डाउन रखें, तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर को। अब इस पर कुछ रखिएगा तो फिसल के जाएगा कि नहीं जाएगा? स्लाइड करके चला जाएगा। वैसे ही होता है कि हम लोगों का जो है सो कि मान लीजिए एक गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है, और दोनों को आपस में सटा दें तो जो है सो कि ऊष्मा गर्म वस्तु में से निकल के ठंडा वस्तु में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। खाना बोलिए, जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, बर्तन जब वातावरण के तापमान से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस बर्तन में से गर्मी निकल के, हीट निकल करके एटमॉस्फेयर में जाता है कि नहीं जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर, वातावरण का तापमान कम रहता है, अब बर्तन का तापमान ज्यादा रहता है, तो वहां पे क्या होता है, जो उष्मीय ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। किधर होता है? तो जैसे उष्मीय ऊर्जा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, जैसे किसी वस्तु की गति उच्च हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी हाइट से डाउन की तरफ होती है, टॉप टू बॉटम होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है, वैसे ही जब आवेश चलते हैं, क्या आवेश चलते हैं, तो वह हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलते हैं। लेकिन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलते हैं। अब यहाँ पे चूंकि निगेटिव चार्ज भी चल सकते हैं, अब डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का पार्टिकल है, किस तरह का आयन है। अगर धनावेश होगा तो हम हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, और अगर ऋणावेश होगा तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखने हैं। ये बात आपको समझ में आई? ठीक, चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आएगा तो करंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग अभी शुरू करेंगे। एक टॉपिक के बाद करंट आ जाना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। जिस चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, जिस उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। जैसे कहने का मतलब है कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ मान लीजिए एक बॉक्स टाइप का बना देते हैं, ये बैटरी है, और बैटरी का ई जो है सो कि प्लस वाला टर्मिनल है, बैटरी में इसे रहता है ना जी, एगो माइनस वाला इसे है, ठीक है, और इसमें को तार जोड़ देते हैं। हम यहाँ पे क्या करें बेसिकली कि एगो बल्ब लगा दें। क्या लगा दें? बल्ब लगा दें। तो जो हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है, चांदी का नहीं इस्तेमाल करते हैं। चांदी बहुत अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जानते हैं आप क्यों नहीं करते हैं? बहुत महंगा होता है, या कोई प्रयोग कर लेगा तो छील छील के लोग गहना बना लेंगे ना, छुड़ाने लगेंगे ना, फिर तार चोरी होने लगेगी, है कि नहीं? तो जो है सो कि चांदी का नहीं बना सकते हम लोग। तो ये जो है सो कि
कॉपर का बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं। तो यहाँ से जब करंट एज ए समझिएगा, मतलब तार में करंट चलता है और ये बल्ब जैसे यहाँ पे लगा दिया हमने, तो ये बल्ब जो है सो कि इसके अंदर एगो तार लगा रहता है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। उसमें ऐसा आपको थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप का दिखेगा। आई बात समझ में? जो ये खासकर ये जो बल्ब है वो पहले इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब तो देखिए ना, एलईडी इस्तेमाल होता है, सिस का एलईडी प्रचार भी आप देखते होंगे, हाँ कि ना? ठीक है। तो जो है सो कि यहाँ पे खैर उसकी कहानी अलग है, वो आपको 12th में ही मिलेगा, उसकी मैं चाहकर भी उसके बारे में बात नहीं कर सकता अभी। इसकी बात मैं कर सकता हूँ। ये जो फिलामेंट लगाता है ये किसका बना होता है पता है आपको? वेरी गुड, टंगस्टन का बना होता है। ये जो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है जो धातुओं को मिला करके बनाया जाता है। तो इसका जो बेसिकली रेजिस्टेंस होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब है कि अगर चालक तार में करंट आ रहा है तो उसका विरोध करने की कैपेसिटी, जैसे आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कभी क्या होता है कि जैसे कि हवा नहीं बहता है, मतलब हवा तो हमेशा बहते रहता है लेकिन आपको फील होता है कि हवा एकदम रुका हुआ है। आप साइकिल चलाते हैं तो चलाना आसान होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप साइकिल चला रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में आंधी बहने लगता है, तो आपको साइकिल चलाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर बात यह है कि हवा हमेशा गतिशील होता है, लेकिन साइकिल चलाने में जब हम चलाते हैं या तेज चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हवा का विरोध का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हवा का विरोध होता है कि नहीं होता? होता है। तो बेसिकली किसी भी चीज का जो विरोध है ना, वही हमारा प्रतिरोध होता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पर अगर प्रतिरोध यहाँ पे ज्यादा उत्पन्न होने लगा ना, मतलब जैसे हम लोगों का ये प्रतिरोध अगर ज्यादा उत्पन्न करने लगेगा तो हम लोग इस चीज को कहेंगे प्रतिरोधक। जैसे बल्ब हमारा एक प्रतिरोधक हो गया, एक रेजिस्टर हो गया। अब कहिएगा सर एक ट्यूबलाइट जो ऊपर जल रहा है क्या ये प्रतिरोधक है? हाँ प्रतिरोधक है। फैन चल रहा है क्या एक प्रतिरोधक है? हाँ एक प्रतिरोधक है। टेलीविजन चलाते हैं, रेडियो हम लोग चलाते हैं, बहुत सारे हम लोग जो है रोजमर्रा के लाइफ में जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जिसको हिंदी में कहेंगे विद्युत अवयव, क्या कहेंगे? ठीक है, इन सबको हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस कहेंगे या हिंदी में विद्युत अवयव कहेंगे। विद्युत से चलने वाले जितने भी यंत्र होते हैं उसको हम विद्युत अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक अप्लायंस या विद्युत अवयव। ठीक है, तो ये सबको हम लोग आसानी से प्रतिरोधक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तार में करंट आ रहा होता है तो ये लोग जो है सो उसको क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यहाँ पे यही होता है, इधर से करंट चल के आ रहा होता है, यहाँ बहुत विरोध होता है। अविरोध होता है तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स चल के आ रहे होते हैं वो बार बार टकराते हैं नाभिक से, और टकराते हैं तो कोई भी चीज टकराने से क्या होगा? गर्मी उत्पन्न होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। तो ये पूरा जो है सो कि जलने लगता है, पूरा आग बबूला हो जाता है, जलते 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 पूरा एकदम वो लाइट निकालने लगता है। तो हम लोगों को लगता है कि प्रकाश हो रहा है। तो प्रकाश बेसिकली वहां से निकल रहा है, उसका कारण क्या है? वहां पे हीट हो रहा है। क्या हो रहा है? और हीट कहां से आ रहा है? तो टक्कर से आ रहा है। टक्कर क्यों हो रहा है? क्योंकि विरोध किया जा रहा है। विरोध आई बात समझ में? ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो जहां भी अपोजिशन होता है वहां पे हीट जनरेट होने लगेगा, और हीट जनरेट होगा तो हीट के कारण यहाँ पे धीरे धीरे क्या निकलने लगेगा? लाइट निकलने लगेगा। क्या निकलेगा? तो हम लोग को प्रकाश से मतलब होता है, तो हम लोग को लगता है बल्ब जल गया। आई बात समझ में? ठीक है ना, इस तरह का। तो अभी बेसिकली क्या बोला गया? जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध अधिक होता है, अतः यह एक प्रतिरोधक है। नाइक्रोम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? हीटर में करते हैं, या विद्युत इस्त्री आप लोग देखे हैं? अरे कपड़ा उपड़ा आयरन करने के लिए आजकल तो हर घर में इलेक्ट्रिक वो इस्त्री होता है ना, विद्युत इस्त्री होता है ना। हम लोग जैसे कि आयरन वाला इस्तेमाल करते हैं कपड़ा, अरे आयरन करने के लिए ना। तो उसको देखिएगा कि उसको लगा दीजिए सर्किट में, जैसे कि थोड़ा देर में ही पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उसमें कौन सा तार लगा होता है? नाइक्रोम। या ठंडी के मौसम जो हम लोग ऐसे हीटर लेके आते हैं उसमें क्या लगा रहता है? वो नाइक्रोम लगा होता है। तो वही होता है कि जब उसके तार से करंट फ्लो होता है तो वो बहुत अपोज करता है, बहुत ज्यादा विरोध करता है। अगर जाने देगा तो हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए तार है, ये जो तार लगा हुआ है इसमें भी तो करंट चल रहा है, इधर बैटरी लगा है, यहाँ पे साउंड ये कैप्चर कर रहा है, इसमें भी करंट है ही। आई बात समझ में? तो ये काहे नहीं इतना गर्म हो रहा है? क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है? कम है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे केस में ये भी एक प्रतिरोधक की तरह काम करेगा, लेकिन इसके प्रतिरोध बहुत कम होते हैं, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्रतिरोध उसको बोलते हैं जहां पे हम लोग मतलब प्रतिरोधक उसको बोलेंगे जहां पे प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा, जो क्या करे? करंट का ज्यादा अपोजिशन करे। क्या करे? ठीक है। प्रतिरोधक का एक और सेंस भी है कि एनर्जी का इस्तेमाल करना, एनर्जी का इस्तेमाल करना। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे इधर से कोई कुछ लेके आ रहा है, समझिएगा बात, दो तरीका है। इधर से कोई कुछ लेके आ रहा है और आप कहिएगा हम ले जाने नहीं देंगे, ठीक है, तो ये क्या है? विरोध है। क्या है बोलिए?
और दूसरा है इधर से कोई कुछ लेके आ रहा है, आप कहिएगा ठीक है आप लेके जाइए, लेकिन उसमें से हम कुछ निकाल लेंगे, तो उसमें से दोनों ही स्थितियों में कम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रहा है? एक है कि आपसे लड़ झगड़ के जैसे कि आपको यहीं पे गर्मी उत्पन्न कर देगा और बाकी बात उसको आगे लेके जाएगा जो बचेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप आराम से निकाल लिए चुपचाप जितना आपको जैसे बल्ब है, अब तार में करंट जा रहा है, बल्ब क्या करता है बेसिकली उसमें से एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है, बाकी करंट अपना बाकी एनर्जी आगे जाती है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, तो वो भी एक प्रतिरोध का सेंस होता है। खैर, तो सिंपल आपको यही बोलना है कि जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया गया नाइक्रोम वाला। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, बल्ब, टेलीविजन, रेडियो या जो भी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग चलाते हैं, जो भी विद्युत धारा से हम लोग चलाते हैं, ये सब के सब क्या है? एक प्रतिरोधक की तरह ही काम करते हैं। आई बात समझ में? और यहीं पे एक सिंबल मुझे बता देना चाहिए, हालांकि आगे होगा इसमें शायद। प्रतिरोधक का ये सिंबल ऐसे होता है, देखिए हम लोग सब अब सांकेतिक रूप से बात करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे बैटरी है, समझिएगा बात, बार बार जैसे हम अब बैटरी बनाना है तो यहाँ पे हम बोल दिए, एक बार आपको बता दें कि रोजमर्रा की लाइफ में थोड़ा सा बैटरी हमको ऐसे देखने को मिलता है। तो ठीक है, हम लोग जो H2SO4 वाला सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो बैटरी देखते हैं बड़का तेजाब वाला, वो हमको ऐसा दिखता है कि इतना बड़ा रहता है, उसमें वो प्लस रहता है, वो माइनस रहता है ना जी। अरे बोलिए हाँ है ना। लेकिन देखिए ना, इधर तो एगो बैटरी है, ये तो बैटरी है, हती चुकी है, देखिए ये है कि नहीं, ये है कि नहीं जी। अब देखिए इसका इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इधर अगर ये प्लस है और ये वाला क्या है? माइनस है। आई बात समझ में? तो भी एक बैटरी ही है। अब इस बैटरी को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? हम लोग ऐसे बनाना पड़ेगा कि देखिए भाई, ये रहा हम लोगों का, वैसे इसको शुष्क सेल बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे बोलेंगे, ये रहा प्लस और ये क्या हो जाता है? माइनस। तो कहने का मतलब है कि रोजमर्रा के लाइफ में हम कई तरह के बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम लोग यहाँ चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं तो जब जब जिस तरह का बैटरी का जरूरत पड़ेगा तो बार बार हम लोग उस बैटरी का चित्र थोड़े ना बनाएंगे, तो संकेत बनाया गया है। क्या बनाया गया है? संकेत बनाया गया है। तो बैटरी के लिए संकेत क्या है वो हम लोगों को समझना है। और प्रतिरोधक जो है, तो जब भी जैसे मान लिया सर्किट बनाना है तो हम बोले कि एगो बैटरी चाहिए, एगो फैन हम चलाना चाहते हैं, एक बैटरी से एक फैन चला रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी से अगर आप फैन चला रहे हैं तो क्या करिएगा? फैन का चित्र बनाइएगा पहले सर्किट में लगाने के लिए। नहीं, तो फैन क्या है? एक विद्युत धारा से चलने वाला अवयव है, एक कंपोनेंट है, एक अप्लायंस है, ठीक है, एक युक्ति या एक डिवाइस है। तो फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक डिवाइस है। वो करेगा क्या? जब उसे करंट जाएगा तो उससे ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, उससे एनर्जी खींचेगा और अपने आप में गति लाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो एक तरह से उस जब करंट जा रही है तो उसमें एनर्जी का इस्तेमाल कर ले रहा है। तो सोच के देखो, एक पाइप है और उसमें पानी जा रहा है, यहाँ पे आप एगो नल लगा दीजिए, यहाँ खोल दीजिए, तो पानी का जो एनर्जी है, उसका स्पीड है, उसमें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी है उसका एनर्जी का इस्तेमाल करिएगा, तो उसमें जो करंट का वैल्यू होगा घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना। तो वही बात है कि इधर से करंट जा रहा हो, आप बीच में फैन चला दीजिए तो कुछ एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा। तो ये भी ऐसे भी हम सोचते हैं कि एक प्रतिरोधक का काम करता है। तो जो भी चीजें चलती हैं वो प्रतिरोधक का काम करती हैं, तो उनके लिए एक सिंबल बनाया गया है, और वो सिंबल कुछ ऐसा है, ये ऐसे, ठीक है। आप जैसे फैन, अब फैन लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए फैन, आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीविजन है तो उसका भी ऐसे, मतलब जितने भी तरह के भी प्रतिरोधक होंगे सबको हम लोग दिखाएंगे ऐसे ही। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये नहीं कि फैन सर्किट में लगाना है तो फैन का चित्र बनाएंगे, और टीवी का बनाना होगा तो टीवी का चित्र बनाएंगे। आई बात समझ में? फिर तो पता लगेगा कि अलग अलग फ्रिज का दे दिया क्वेश्चन तो बना एक पन्ना वही भर जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो समझने वाली बात है, हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम जैसे कि सबका अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो जब भी प्रतिरोधक का सिंबल हमको चाहिए तो हम ऐसा संकेत इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आगे होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट आगे मिल जाएगा। और बैटरी का संकेत अभी से सीख लीजिए क्योंकि बार बार हम लिखेंगे। तो बैटरी का संकेत के लिए एगो बड़ा लाइन ऐसे खींचिए, एगो छोटा लाइन ऐसे खींचिए, एगो बड़ा एगो छोटा, बीच में गैप रहना चाहिए। ऐसे इधर से तार एक आएगा, एक छोटा सा आएगा। जो बड़ा वाला रहेगा उसको दिखाते हैं प्लस से, प्लस रहता है वो, और जो छोटा वाला माइनस। बैटरी में जैसे एगो देखो, ये बड़ा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बैटरी में एगो बड़का रहता है एगो छोटे रहता है, नहीं नहीं। बड़ा दिखाने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोड का, इस रॉड का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। समझ में आया? ये हायर पोटेंशियल वाला है और ये वाला, इसीलिए इसको थोड़ा डाउन दिखाया जाता है और इसको बड़ा दिखाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो हायर पोटेंशियल ये रहा, लोअर पोटेंशियल ये रहा। अगर मन में कंफ्यूजन आ जाए कि सर क्या हम ऐसे नहीं दिखा सकते थे कि छोटका इधर वाला इधर और बड़का इधर वाला दिखा सकते हैं? अरे भाई क्या दिक्कत है, ये माइनस और ये वाला प्लस, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अरे बैटरी ऐसे रखिए चाहे घुमा के रख दीजिए, बैटरी बैटरी है या ना? ये बात समझ में आ रहा है ना?
तो बैटरी जब भी हमको दिखाना होगा बेसिकली तो हम ऐसे दिखाएंगे। और ये भी एक तरह से देखो तो बैटरी का एक छोटा सा प्रारूप है, कहे तो ये सेल है, क्या है बोलो, सेल है। जैसे आप देखिएगा हमारे देहात में बड़ा ही फेमस है, हमारे घर में 3 सेल का बैटरी, 3 सेल का टॉर्च है, 5 सेल का टॉर्च, ये बात सुनते हैं आप लोग, नहीं सुने कभी? जैसे कि जो टॉर्च होता है तो उसमें बैटरी हम लोग जैसे कि एवरेडी वाला चाहे निपो वाला 3-4 वो खरीद के लाते हैं, फटाफट डाल देते हैं। तो एगो क्या हुआ, एगो सेल है, क्या बोलिए, सेल है। जो एगो है वो सेल है, उसी सेल को और सारा कंबाइन कर दीजिए, उसके साथ और भी जोड़ दीजिए, तो पूरा सिस्टम सेटअप मिला करके बैटरी कहा जाता है। तो सेल और बैटरी में थोड़ा सा एज ए डिफरेंस है, उसको हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेंगे। बेसिकली बैटरी को दिखाना हो तभी ऐसे इस्तेमाल करेंगे, या सेल को दिखाना होगा तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे कहीं लिखा रहेगा तो आप उसको टेंशन में मत ले लीजिएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर ये रहेगा बड़ा टर्मिनल, ये रहेगा छोटा टर्मिनल, ये प्लस वाला और ये वाला, और फिर एक और सेल लेके आइए, ठीक है। तो सोचिए एक बात बताइए कि अगर ये प्लस वाला ये माइनस वाला, दूसरा एक और ही सेल लेके आइए, जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो इस सेल का माइनस वाला के साथ कौन जोड़िएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? इस माइनस वाला के साथ कौन जोड़िएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? बोलिए, प्लस वाला ना। अरे बैटरी जब आप लगाते हैं तो हम यहाँ बैटरी इसे बना देते, मान लीजिए ये वाला है, ये बैटरी है, सॉरी सेल है, एगो सेल है मान लीजिए छोटा सा, इसका बाहर वाला ही निकला हुआ जो रहता है ना वो ई वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो ई है प्लस, आई है क्या है, माइनस। तो इसके बाद कौन लगाइएगा, इधर से हाई वाला लगा दीजिएगा, ऐसे इधर सही से लगा दीजिएगा, ऐसे नहीं लगाइएगा जी। तो इस प्लस के साथ कौन ऐड करिएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस। तो अब सोचिए कि ये एगो छोटा सा सेल है, तो इसके साथ अगर जोड़ना पड़ेगा ना, अगर जोड़ना पड़े तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस लाएंगे बड़ा वाला, और तब फिर क्या लाएंगे, ऐसे देखो, ये एगो अलग सेल है, ये एगो अलग सेल है, और दोनों को कंबाइन कर दिया गया, ये पूरा क्या बन गया, बैटरी। क्या बन गया, ये पूरा बैटरी। तो बैटरी में एक से अधिक सेल होते हैं, आई बात समझ में? ऐसे पूछा जाए सेल क्या है, तो बैटरी की सबसे छोटी गई क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, आई बात समझ में? ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बैटरी सेल के बारे में आराम से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन बस इस सिंबल को मैंने बताया कि इसका बीच बीच में प्रयोग करूंगा, तो मैं ऐसे कहीं बना दूंगा कि देखो बउआ ये है बैटरी, अब आप टकरा गिर जाएंगे, है बैटरी, बैटरी ऐसा कहाँ हमने देखा आज तक, ऐसा नहीं। तो उसका ये संकेत है, क्या बोलिए, वेरी गुड। चलिए, तो प्रतिरोधक का संकेत क्या बताया, ध्यान रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह का, ठीक। और सेल का संकेत ये बता दिया, ये प्लस, और ये याद रखना बड़ा वाला प्लस छोटा वाला। अगर बैटरी बनाना होगा तो बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला। बताओ तो इसमें क्या गो सेल है, 4 गो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 हुआ ना। और ये वाला क्या दिखाएंगे, प्लस, और यहाँ क्या दिखाएंगे, बस हो गया। बीच में प्लस माइनस सब पे दिखाने की जरूरत नहीं है, एगो इधर प्लस दिखा लीजिए, लास्ट में माइनस, हो गया। अब ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक ना। तो अच्छा टॉर्च वॉर्च जलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला क्या है, अर्धचालक। अच्छा, चालक पढ़े, अर्धचालक पढ़े, प्रतिरोधक पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अर्धचालक। क्या पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में सेमी कंडक्टर। क्या, देखो अर्ध का मतलब तो आधा हो गया, चालक हम पढ़ के आ रहे हैं। चालक क्या होता है, जिनसे आसानी से सुगमता से विद्युत धारा प्रवाह होता है, करंट चलता है। इसका मतलब इसमें करंट चलता होगा लेकिन चालक के आधा चलता होगा, बहुत बढ़िया से नहीं चलता। जैसे इंसुलेटर जो होता है, कुचालक होता है, उसमें साफ ही नहीं चलता है, बिल्कुल ही नहीं चलता है। चालक में खूब बढ़िया से चलता है, चालक में खूब बढ़िया से चलता है, विद्युत रोधी में यानी कुचालक में चलता ही नहीं है। तो अर्धचालक में क्या होता होगा बताइए आप खुद सोच के, ना बहुत ज्यादा बढ़िया चलता होगा और ना ही बंद रहता होगा, बीच वाला वैल्यू होगा, आई बात समझ में, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है सो कि बेसिकली ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम हो, आई बात समझ में। तो बेसिकली इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो आपका जो है सो कि बहुत मतलब मध्यम होता है ना, चालक से कम होता है और कुचालक से बढ़िया होता है, ठीक है, ये वाली चीज होती है। अच्छा, ये जो है सेमी कंडक्टर जो ऐसे लिखा हुआ है, ये महज एक छोटा सा टॉपिक बन के आज आपके लाइफ से निकल जा रहा है, लेकिन 12th क्लास में एक चैप्टर है फिजिक्स का, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस, अर्धचालक एवं युक्तियां, ठीक है। तो अभी आपने केमिस्ट्री में एक एलिमेंट पढ़ा होगा ना, सिलिकॉन, जिसका परमाणु संख्या 14, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, ये सब सुने आप लोग ना। ये सब जब आप सुनते हैं आगे चल के आपको पता चलेगा कि इन सब के इस्तेमाल से भी, जैसे सिलिकॉन होता है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर बनाने में बड़ा हेल्प करता है, मतलब ये भी, इससे भी करंट का फ्लो होता है। और बड़े अच्छे अच्छे इसके कहानी किस्से हैं। और यहाँ पे जैसो कि बस आपको इतना समझना है कि अर्धचालक का क्या सेंस है, क्या मीनिंग है, अगर आता है तो आप क्या बोलोगे। तो अर्धचालक वह पदार्थ है
जिसमें सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। सामान्य ताप मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे रूम टेम्परेचर जो होते हैं, जिसमें सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। विशेष अशुद्धि मिलाने पर गर्म करने पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे ये बहुत अच्छे चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। ऐसे पदार्थ को अर्धचालक, जिसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा भी है जो मैं बोल रहा था, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। आई बात समझ में? आदि अर्धचालक तत्व हैं। ये सब अर्धचालक तत्व हैं। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से जो है सो कि भाई साहब जग जाइए आप, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो है सो कि अर्धचालक से जब करंट का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो बहुत अच्छा तब होता है जब उसका टेम्परेचर ज्यादा हो। क्या हो? टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है। या उसमें हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने का मतलब है कि जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के साथ हम कुछ और मिला देंगे, जर्मेनियम के साथ कुछ और मिला देते हैं, तब जाकर के हम लोग उसको डोपिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। खैर, इसको आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? अरे कोई दिक्कत नहीं ना है? बेसिकली इसमें जो है सो कि तो मैं क्या बोल रहा था, बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो इनकी मतलब जब इनसे होकर करंट जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट नहीं जाता। सामान्य ताप पर ये अच्छे चालक नहीं होते, ठीक है। हाँ, अगर इनको चालक बनाना है, मतलब ये अर्धचालक पदार्थ को अगर आपको चालक बनाना है, अच्छा कंडक्टर इनसे मतलब करंट का फ्लो करवाना है, तो या तो इसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा या इसमें अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और अशुद्धि मिलाने का मतलब है ये नहीं कि अचरा कचरा कुछ डाल दिए, ठीक है, उसका भी शर्त होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। अशुद्धि का मतलब है यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट का डालना, किसी दूसरे तत्व को उसमें मिला देना। आई बात समझ में? एक तत्व के साथ दूसरे तत्व को मिला देना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। हाँ, डोमिंग नहीं, डोपिंग। विद्युत अध्ययन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, ये अभी आ रहा है बेसिकली, ठीक है। देखिए, जब आप पढ़िएगा ना अभी तो सीधे आपके चैप्टर का नाम विद्युत धारा शायद लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको सही से देखो तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया नहीं जो कुछ भी पढ़ाया आपको, ये सब का सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। बोले तो स्थिर वैद्युतिकी से। जब एक याद करो, जब मैं आवेश का गुण पढ़ा रहा था तो आपसे बात कर रहा था कि जब आवेश स्थिर होता है तो खाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जब गति में होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। भूल गए आप लोग? जब त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा उत्सर्जित करता है, रेडिएशन होता है। याद आया? तो ये सब तो बेसिकली ये जो है सो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है स्थिर वैद्युतिकी का। जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उससे रिलेटेड ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। करंट तो अब समझ में आएगा कि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तब उसके बीच में कोई चार्ज आएगा तब वो चलना शुरू करता है। तो करंट बाद की कहानी है, पहले वो जो है सो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत अध्ययन को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं स्थिर विद्युत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? और दूसरा होता है धारा विद्युत। क्या होता है? तो 10th में किया क्या गया है ना, 10th में आपको किया क्या गया कि धारा विद्युत को पढ़ाने के लिए दे दिया गया है। इसके बारे में कोई चर्चा है ही नहीं, मतलब बहुत कम है, न के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत आराम से बहुत चीजें लगभग बताया इसके बारे में पहले, ठीक है। ये सीधा उठा करके अगर पढ़िएगा तो बहुत आपको अच्छा नहीं लगेगा और बहुत समझ में आएगा भी नहीं बात। इसीलिए जो है सो कि पहले आपको ये, मैं इतने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा था पहले। अभी तक ज्यादातर जो आप चीज पढ़े हो सब इसका पढ़े हो आप, ठीक है। स्थिर विद्युत में हम उन भौतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं जिनमें आवेश स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं? आवेश स्थिर रहते हैं। और धारा विद्युत में हम उन भौतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं जिनमें आवेश गतिशील रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। आवेश से संबंधित जितने भी अध्ययन हैं उनको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, जिसको एक को बोला गया स्थिर विद्युत और एक को बोला गया धारा विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? अब स्थिर विद्युत जब हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा इस बात का स्टडी करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट में है। क्या है? स्थिर अवस्था में, विराम में मान करके पूरा पढ़ते हैं स्थिर विद्युत को बहुत अच्छे से। उसमें से भी बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने को। उसके बाद जब वो पढ़ लेते हैं तब पढ़ते हैं कि आवेश अब चलेगा। क्या होगा? आवेश गति करेगा। और जब आवेश गति करेगा तो हम लोग का बनेगा करंट। क्या बनेगा?
करंट, तो उसको बोलते हैं धारा विद्युत। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब यहां से आपको लगेगा कि हाँ सर काम के लायक हम लोग का आ गया 10th क्लास वाला। भले आप कितना भी एक्स्ट्रा पढ़ा लीजिए, लेकिन हम लोगों को 10th वाला तो चाहिए ही चाहिए, और वो ज़्यादा प्रमुख है और एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आएगा ना। ठीक है, बढ़िया बात है। तो यहाँ से अब आपका कहानी शुरू होता है 10th वाला खूब बढ़िया से। अब पहले भी 10th वाला था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, आवेश के प्रवाह की दर को, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दर शब्द आ गया। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा इसको इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा वाटर करंट को समझते हैं, पानी के धारा को। ये पाइप है, क्या है बोलिए? मैं हमेशा इससे रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा। ये पाइप है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? वाटर फ्लो। मान लीजिए कि एगो टंकी से हम पाइप को ले आकर जोड़ दिए, ठीक है। अब सोच के देखिएगा कि अगर इस पाइप में पानी को फ्लो होना है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक सिरा कहीं ना कहीं किसी हाइट से जुड़ा होना चाहिए, और एक सिरा कहीं ना कहीं डाउन होना चाहिए। आप सोच के बताइएगा मेरे को। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं, आप मुझे बताना जरा, कि मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक टंकी लगा हुआ है और यहां भी एक टंकी लगा है इसी के जैसा हूबहू, ठीक है, दोनों टंकी सेम है, दोनों में इसे पानी भरा पड़ा है, ठीक है। इन दोनों में आप एक काम कर लीजिए कि एगो पाइप जोड़ लीजिए ऐसे दोनों में। बताइए इस पाइप में करंट होगा? नहीं होगा। करंट होगा? अगर आपको लग रहा है करंट होगा तो फिर गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब एक काम कर देते हैं, इस टंकी को खाली रखिए। क्या रखिए? क्या रखिए? इस टंकी को आप खाली रखिए और इस टंकी को पानी यहाँ भरा रखिए। पूरा ये पानी इसमें भरा हुआ है, यहाँ पानी है ही नहीं है, खाली है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस हाइट से ऊपर तक पानी है कि नहीं है? और इसमें पोटेंशियल है ही नहीं, तो क्या होगा? यहां से ऐसे आएगा तो ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल वाटर फ्लो होगा। वाह, गजब फ्लो हुआ ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। बेसिकली हाई मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी जा करके जैसो कि क्या बोलते हैं वो चीजें फ्लो करेंगी। पोटेंशियल जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे क्या बोलते हैं, एक ही जगह 1000 लोग खड़े हैं, कम आयतन में 1000 लोग खड़े हैं, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करके किसी डायरेक्शन में निकलना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, फ्लो करना चाहेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे इसका मतलब वाटर का स्टोरेज बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत हाई है, तो इधर से भाग करके इधर आना चाहेगा। लेकिन अगर ये पूरा भरा रहता और ये पूरा भरा रहता, तो जितना जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है। अरे हाँ ना बोलो। तो ना वाटर इससे इसमें आएगा ना इससे इसमें जाएगा। अरे हाँ ना बोलिए। और इधर इसके अंदर स्टोरेज कम है, पोटेंशियल बहुत वीक है, तो यहाँ से पानी फटाक से ऐसे चल के आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? ठीक है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो चीजें फ्लो होंगी, डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक और है, सिंपल बात है। मान लीजिए कि यहाँ पर, या हम लोग ऐसा कर दें कि इस टंकी को मान लीजिए यहाँ से हटा देते हैं सपोज, ठीक। और ये जो पाइप हम लोग लगा रहे हैं बेसिकली ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे कर दें तो और अच्छे से फ्लो होगा, हाँ या ना बोलो? अरे बोलिए। यहाँ पे तब क्योंकि यहाँ पे हाइट का, तो यहाँ पे तो हाइट का भी डिफरेंस हो गया ना। एक तो स्टोरेज को मैं बता रहा था कि इसका स्टोरेज जो है सो कि कितना मतलब किसका ज्यादा पोटेंशियल है उसके हिसाब से भी करंट फ्लो हो सकता है। और दूसरा आप देखो ये हाइट का भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये फ्लो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए। ठीक है। तो जब तक वाटर का लेवल ये बना रहेगा यहाँ तक, तब तक इसमें चीजें फ्लो होती रहेंगी। तो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तब तक वो चार्जेस फ्लो होती रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया बेसिकली कि मान लो ये आपका एक पाइप है और इस पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दिया, एक दरवाजा इमेजिन किया, एक गेट इमेजिन किया, और आप देख रहे हो कि यहाँ से 1 सेकेंड में पानी कितना पार कर रहा है, कितना क्रॉस कर रहा है। चाहे यहीं आप खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए पाइप से पानी गिर रहा है, तो आप देखो कि यहाँ से 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी गिर रहा है। देखो फर्क समझना, किस स्पीड से गिर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कितना गिर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से? अभी एक समझाता हूँ, स्पीड और करंट दोनों में डिफरेंट है। कई सारे बच्चे स्पीड को ही करंट समझने लगते हैं, तो फिर वो गलत जा रहे हो आप, ठीक है। ध्यान रखना, मैं क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ खड़े हो जाइए और 1 सेकेंड में देखिए कि कितना पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, वो आपका कहलाएगा करंट। क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए अगर 10 लीटर पानी आपको जैसे गिर रहा है, अरे भाई टाइम लगा लीजिए ना। 1 सेकंड में आपको नहीं पता चल रहा है कि सर बहुत स्पीड में गिर रहा है पानी, 1 सेकंड में कितना समझ में नहीं आ रहा है, कम ज्यादा। एक काम करिए 10 सेकंड तक तो चला सकते हैं ना। 10 सेकंड तक जो गिर रहा है एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और 10 सेकंड में देख लीजिए कितना पानी गिरा हुआ है। तो 10 सेकंड में मान लीजिए इकट्ठा किए, जितना भी आया ना, कुछ बोलिए रैंडम वैल्यू जो बोलना हो आपको।
10 सेकेंड तक यहाँ पानी गिरा, एक बर्तन में इकट्ठा किए, मान लीजिए मिल गया 50 लीटर, कितना मिला? तो भाई साहब 10 सेकेंड में अगर 50 लीटर आपको इकट्ठा हुआ है, तो अब तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि 1 सेकेंड में लगभग कितना आया होगा, 50/10 यानी कितना? तो 5 लीटर प्रति सेकेंड ये जो आया ना, ये जो 5 लीटर प्रति सेकेंड जो डेटा आ रहा है, इसी को बोलेंगे करंट। क्या बोलेंगे? करंट। जैसे मान लीजिए अचानक से अभी छुट्टी होगा, अचानक से नहीं सॉरी, अभी छुट्टी होगा थोड़ी देर में, तो छुट्टी होगा तो आप लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम जो है सो कि जैसे ही पहला विद्यार्थी यहाँ से निकलना शुरू किया, मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही स्टॉप वॉच शुरू कर दूंगा, अब यहाँ से टाइम बीत रहा है और आप लोग जा रहे हो, ध्यान से सुनना, आप लोग यहाँ से जा रहे हो। मैंने देखा क्या कि आप सबको निकलने में 60 सेकेंड लग गए, यानी 1 मिनट लग गया। 1 मिनट में सारे विद्यार्थी बाहर निकल गए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर 60 सेकेंड में जैसे कि 100 विद्यार्थी बाहर निकल गए, मान लीजिए 100 आदमी है बाहर निकल गया, तो 60 सेकेंड में 100 लोग निकल गए, तो 1 सेकेंड में यहां से कितना आदमी निकल रहा होगा? 100/, ये जो आएगा इसी को हम बोलेंगे करंट। क्या बोलेंगे? तो 1 सेकेंड में किसी दरवाजे को, आई बात समझ में, कोई मतलब कितना चीज वो पास करता है वो होता है आपका क्या? करंट। अब देखिए, अब 60 सेकेंड में आप ऐसे पास कर रहे थे, लेकिन स्पीड से करंट का फर्क पड़ेगा। स्पीड अलग चीज है, करंट अलग चीज है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यही भी 100 विद्यार्थी हैं, अगर ये 60 सेकेंड की जगह 10 सेकेंड में ही बड़ी तेजी में भाग के निकल जाते, सोच के बताइएगा मेरे को कि दोनों अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है। ये जो दरवाजा है यहाँ पर, ये जो दरवाजा है ना, इस दरवाजे से मान लीजिए, इस दरवाजे से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं आप लोग ना, विद्यार्थी अभी भी 100 है। कितने हैं बोलिए? 100 हैं। और जो 100 विद्यार्थी निकल रहे हैं, लेकिन अब शर्त है कि वो 10 सेकेंड में भाग जा रहे हैं। कितने सेकेंड में? छुट्टी हुआ 10 सेकेंड में बाहर निकल गए, तो 10 सेकेंड में अगर 100 विद्यार्थी इस दरवाजे को पार कर गए, इस दरवाजे को पार कर गए, तो 10 सेकेंड में 100 विद्यार्थी, तो 1 सेकेंड में क्या को निकलता होगा? अरे बोलिए, तो हो गया 10 विद्यार्थी प्रति सेकेंड। तो ये करंट का वैल्यू हो गया। तो पहले करंट देखिए तो कितना था? 100/60, 1 दशमलव कुछ आएगा। अरे हाँ ना बोलिए। अभी करंट का वैल्यू कितना आया? 10। ये बात आपको समझ में आई? तो कोई भी चीज किसी में, मतलब जैसे पानी है पाइप में चल रहा है, आप हैं इस रास्ते पे चल रहे हैं, करंट है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो है सो कि चालक तार में चल रहे होते हैं। तो ये जो चल रहे होते हैं, इनका स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा तो उससे विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर तेजी में चलेंगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा? अरे बोलिए, बढ़ जाएगा, है ना। अगर तेजी में चलेंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे चलेंगे तो करंट का वैल्यू, तो कितना धीरे चल रहे हैं, कितना स्लो फास्ट चल रहे हैं, उससे करंट इफेक्ट होगा। लेकिन जो स्पीड है वो करंट नहीं है, स्पीड अलग चीज है, करंट अलग चीज है। स्पीड ये है कि वो कितना तेजी से चल रहे हैं, और करंट ये है कि प्रति सेकंड वो कितना निकल रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आ समझ में? करंट ये है कि भाई 1 सेकेंड में कितना यहां से पास हो रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जैसे तार है, तो तार को आपको समझने के लिए थोड़ा मोटा बनाते हैं। ये मान लीजिए एगो तार है कॉपर का बना हुआ, ठीक, इसमें चल रहा है सब इलेक्ट्रॉन। क्या चल रहा है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और कितना आवेश होता है? बोलिएगा ना तो याद भी रहेगा ना, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, तो इतना रहता है। अब बेसिकली हम ना चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम खड़ा हो गए, क्या हो गए? यहाँ पे खड़ा हो गए, ठीक है, समझने के लिए सब बोल रहे हैं। अब तार के अंदर घुस कर थोड़ा ना खड़ा हो जाएंगे, हम समझने के लिए बोल रहे हैं ना, कि हम लोग इस तार को बैटरी से जोड़ दिए। क्या किए? बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिए ऐसे। ये बार बार हम लोग ऐसा बनाएंगे ना, मैं सेल ही बनाऊंगा, लेकिन बैटरी मुंह से निकल जाता है या सेल निकल जाता है, जो भी देख लीजिएगा, थोड़ा सेल ही है अभी। तो ये एक सेल लगा दिया हमने, एक बैटरी का प्रारूप है, लगा दिया हमने, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब करंट इसमें चल रहा है, समझना बात। अब मान लो कि यहाँ से आवेश जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना माइनस से प्लस की तरफ आता है, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है, याद है ना? हाँ, गलती नहीं करना। तो अब समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर से ही चल के आ रहा है, और आप यहाँ पे खड़े हो गए। क्या हो गए बोलिए? अरे बोलो, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, मतलब 1 सेकेंड में आपने ये देखा कि भाई साहब 1000 इलेक्ट्रॉन चला गया। कितना चला गया? आपने ये देखा कि 1 सेकेंड में इस दरवाजे से, जहां आप खड़े थे आपके सामने से, 1000 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो 1000 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, उस टोटल आवेश को कैलकुलेट करिए। तो आवेश निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q बराबर एन ई, अरे है ना, प्लस माइनस एन ई। तो एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, अरे कणों की संख्या।
तो कणों की संख्या कितनी है? ई का मतलब क्या बताए थे? हाँ, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ रख दीजिएगा, तो गुना करके आवेश आएगा कि नहीं आएगा? बस बस, 1 सेकेंड में कितना आवेश यहाँ से आपके सामने से पास किया है, वही कहलाता है विद्युत धारा का परिमाण, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड। आया समझ में? तो बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? तो देखो, अब हम लोग मान लेते हैं, देखो 1 सेकेंड में कैलकुलेट करना टफ काम हो जाएगा, तो यहाँ पे खड़ा हो जाइए और किसी कुछ टाइम तक स्टडी करिए। मान लीजिए टी टाइम तक स्टडी किया आपने, कितने टाइम तक? तो मान लो टी समय तक यहां से आपने स्टडी किया, और टी समय में आवेश यहां से प्रवाहित हुआ क्यू, कितना? मान लेते हैं कि इसके आपके सामने से यहाँ पे जो दरवाजा है उससे क्यू आवेश ऐसे प्रवाहित किया, और समय कितना लगा? तो टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हुआ, तो इकाई समय में कितना होगा? तो इसको क्या बोलेंगे? इकाई समय में प्रवाहित होने वाला आवेश, या इसी को बोलेंगे आवेश प्रवाह का दर। क्या बोलेंगे? दर हमेशा कितना में निकालते हैं? एकांक पर निकालते हैं। कितनी बार मैंने बोला होगा कि रेट जब भी निकालते हैं, दर जब भी निकालते हैं, जैसे आप बाजार में जाते हो और पूछते हो कि भैया आलू का भाव का, तो समझ जाता है कि आपको आप 1 kg का पूछ रहे हैं, क्या समझता है 10 kg का पूछ रहे हैं। आप जब दर पूछते हैं, रेट पूछते हैं, भाव पूछते हैं कि चावल का रेट क्या है, तो सामने वाला समझ जाता है कि कितने kg का पूछ रहा है, 1 kg का। तो रेट जो होता है, दर जो होता है, भाव जो होता है, हमेशा वो एकांक पर डिफाइन होता है, एकांक में परिभाषित होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि टी समय में अगर क्यू आवेश गया होगा इस दरवाजे से, तो एकांक समय में कितना से गया होगा? तो एकांक समय में जो गया होगा उसी को कहेंगे आवेश प्रवाह का दर। क्या कहेंगे? और यही कहलाता है विद्युत धारा का परिमाण। क्या कहलाता है? और विद्युत धारा को हम लोग दिखाते हैं आई से। किसे दिखाते हैं? बेसिकली इंटेंसिटी, आई से होता है इंटेंसिटी ऑफ करंट। ठीक है, करंट की इंटेंसिटी, करंट की इंटेंसिटी मतलब करंट कितना अच्छा है या कितना खराब है, उसकी इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी के फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, तो आई बराबर लिखते हैं क्यू बटा टी ऐसे। ओहो, क्या हुआ है भाई आपको? ये जो है आपका आई बराबर क्यू बाई टी। तो करंट का फॉर्मूला ये होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश बटा, देखो बहुत आसान आसान चीज है, आराम आराम से पढ़िए, जहां दिक्कत है पूछिए। पढ़ते हैं, देखिए, यदि किसी चालक के किसी भी, अब एगो नया चीज यहां पे मिला, अनुप्रस्थ काट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या होता है, समझिएगा बात। जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बड़ा सिंपल बात है, मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट का समय लगेगा। एक चीज मुझे कोई कॉपी वॉपी मिल जाए पतला सा। देखिए, जैसे तार तो काफी पतला होता है ना, तो थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है मुसीबत हो जाए। जैसे मान लीजिए एक तार है, तार तो ऐसा ही होता है ना, अरे बेलनाकार ही होता है ना। बात यह है कि इसकी मोटाई थोड़ी कम होती है। जैसे ये तार है हमारे पास, ये वाला, तो इसकी मोटाई थोड़ी कम है, मैंने इसकी मोटाई थोड़ा ज्यादा बना ली ऐसे फोल्ड करके। ठीक है, ये भी एक तार इस तरह से मान लीजिए। और देखिए यहाँ सामने तार है, कितना मोटा तार है वो काला वाला, देखिए, अरे है कि नहीं? तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप समझिए बात। तो इतना मोटा भी तार पॉसिबल है। अब ये तार है, तो हाई वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये समझ आ रहा है, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? हाई वाला, हाई वाला, हाई गोल का दिख रहा है, जो वृत्ताकार है, जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं पढ़े आप लोग? तो ये जो एरिया होता है ना, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे अगर आपसे पूछे हम कि जैसे मान लीजिए ये डायरी है, आपसे पूछें कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन होगा, हाई वाला हो जाएगा, ई वाला। जरूरी नहीं है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा गोले हो, बात समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ईंटा होता, क्या होता, दीवार में से कोई ईंटा निकाल लेता है, ऐसे लंबाई है उसका ऐसे, तो इधर से देखते तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखता ना। चाहे ईंटा के जैसा तार हो जाए, भाई हम लोग तार गोलाकार बना रहे हैं तब ना वैसा दिख रहा है सामने से गोला उसका, लेकिन उस फॉर्म में जो, जैसे अब हम लोग पानी वानी किसी टंकी में बहवाते हैं, या नहर होता है कई तरह का, तो मतलब वो जब क्या बोलते हैं, जिस एरिया के परपेंडिकुलर, जिस क्षेत्रफल के लंबवत चीजें फ्लो होती हैं, बहती हैं, उस एरिया को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जब निकलेंगे तो कौन से गेट से निकलेंगे? इस गेट से निकलेंगे, तो ये जो गेट का एरिया होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। सिंपल, आई बात समझ में? जिससे आवेश निकले, जिससे पानी निकले, जिस एरिया से, जिस क्षेत्रफल से, जो है सो कि हम लोग का जिस दरवाजे से, इसको मैं बार बार क्या बोल रहा था, दरवाजा बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ये दरवाजा। तो ये जो आपका दरवाजा है जिससे आप निकल रहे हो, इसी के एरिया को हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कितने लोगों को समझ में आया ये सब? ठीक, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, यदि किसी चालक के
मान लीजिए ये चालक है, समझिएगा बात, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से टी समय में, देखो छोटा वाला टी लिखा है, टी समय में क्यू नेट, नेट का मतलब टोटल कुल, क्यू नेट आवेश प्रवाहित होती है, तब उस अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर कितना हो जाएगा, आवेश बटा समय। क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा, आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर निकालिएगा तो क्यू बाई टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर परिभाषा के अनुसार निकालिएगा तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो यहां लिखना पड़ेगा कि चूंकि टी समय में कितना में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, हाँ या ना, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इकाई समय में कितना होगा, और इकाई समय में जो प्रवाहित होगा उसी को आवेश प्रवाह का दर कहेंगे, क्या कहेंगे, और आवेश प्रवाह का दर ही क्या होता है, विद्युत धारा। तो ये जो Q बाई टी है इसी को बोलेंगे आवेश प्रवाह का दर, क्या बोलेंगे, आवेश प्रवाह का, नहीं है समझ में, और आवेश प्रवाह का जो दर है उसी को हम लोग विद्युत धारा का परिमाण कहेंगे। कोई दिक्कत? अब बताइए, खुद ही दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर। विद्युत धारा का यहाँ लिखा हुआ है एसआई मात्रक, अगले पेज पे मिल जाएगा, लेकिन आप निकालिए पहले यहीं से क्या आना चाहिए, ऊपर आवेश है और नीचे टाइम है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का तो कूलम प्रति सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, और कूलम प्रति सेकंड को एक नाम दिया गया एम्पियर, क्या नाम दिया गया, तो कूलम प्रति सेकंड को हम लोग बोलेंगे एम्पियर। तो यहाँ पर है कि नहीं है, नहीं है, जा तो है नहीं जी, कोई बात नहीं। तो एसआई मात्रक में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा टी, और इसका मात्रक होता है कूलम, और टाइम का क्या होता है, तो इसको बोलेंगे कूलम प्रति, या दिखाने के लिए कूलम और सेकेंड का पावर -1 दिखा सकते हैं ऐसे भी, या इसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए एम्पियर, क्या बोलेंगे, हाँ वैज्ञानिक का नाम है, तो वैज्ञानिक का नाम हमेशा कैपिटल लेटर वाला यूनिट यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे एम्पियर, आई बात समझ में, बोलिए कोई दिक्कत है तो अभी तक हम लोग काफी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इन सब पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और होगा इसमें आगे चल के क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा भी आगे। अब बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। अच्छा एक चीज जो है सो कि मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं, नहीं एक बार एक चीज है ना जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मिल नहीं रहा हम लोगों को, वो क्या नहीं मिल रहा है पता है आपको, अभी पीछे ना एक टर्म आया था, हम लोगों को पहले ही मिलना चाहिए था, इसमें नहीं ऐड किया गया, मैं अभी ढूंढा भी नहीं दिख रहा, ये है कि क्या बोलते हैं वो, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या, हाँ ये बार डिस्कशन में आया, लेकिन मैं बोलूँगा पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, जगह मिल गया हमको तो पढ़ लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, अच्छा मुक्त का मतलब क्या होता है, आजाद, क्या होता है, आजाद, जिसका फ्रीडम हो, चलने के लिए स्वतंत्रता हो, हाँ या ना। देखिएगा हमारे घर में, मतलब हमारे आसपास का जो घर होता है ना, उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना पेरेंट्स का मतलब कोई मतलब अनुमति लिए कहीं भी निकल जाते हैं, उनका दोस्त आया, आप बोला कि भाई चलो खेलने चलते हैं, वो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना, उसको बोलेगा चलो घूमने चलते हैं, तुरंत चल देगा। लेकिन जो है सो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि जैसे उसको बोलिएगा कि चलो खेलने चलते हैं, तू कहेगा रुको मम्मी से पूछ के आते हैं, रुको बाबा से पूछ के आते हैं, आई बात समझ में। तो बेसिकली इन दोनों में फर्क है, आई बात समझ में, ठीक है। तो करंट का फॉर्मेशन वही करेगा जो वैसा आपका मित्र है जिसको आप बोलेंगे चलो खेलने चलते हैं, अब बोला हाँ कोई बात ना चलो चलते हैं, मतलब बिना, तो वो क्या है, फ्री है। कहने का मतलब है माता पिता का उसके ऊपर भी ये है, मतलब अट्रैक्शन है, उसको बांध के रखे हुए हैं, खींच के रखे हुए हैं, लेकिन उतना अट्रैक्शन नहीं है, उतना प्रभाव नहीं है कि वो सीरियसली उस बात को ले और जा करके पूछे और तब अनुमति मिले तो वो जाए, अन्यथा न जाए, ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि घर पे इतना ही होता है कि दोस्त बोल भी रहा है कि चलो खेलने चलते हैं, लेकिन कहेगा ना हम नहीं जाएंगे, बाबूजी कूट दिए तो, हाँ है ना, या भैया पीट दिए तो, मतलब कुछ भी होता है
किसी किसी फैमिली में इतना मतलब पेरेंट्स का मतलब ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शन है, इतना ना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इतना ना इम्पैक्ट ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है कि वो बेचारा निकल ही नहीं पाएगा। कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो घर में ही रहता है, वो दिन रात वो घर में ही, जो खेलना होगा, पढ़ना होगा, जो करना होगा घर में करना है। और घर से सख्त हिदायत होता है कि देखो जो करना है घर में करना है, घर के बाहर निकला तो टंगड़ी तोड़ देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ मतलब ऐसा कहीं किसी किसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो जहां पर समझिए बात, वैसा घर क्या होता है, कुचालक होता है। वो क्या होता है, वो घर कुचालक होता है, बेचारा वो निकल ही नहीं पाएगा, वो करंट का फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा। आज जिसके घर में ऐसा है कि थोड़ा पूछ के निकलते हैं, वो क्या है, अर्धचालक है। क्या है, आई बात समझ में। थोड़ा सा प्रेम से कहिएगा नहीं चलेगा, थोड़ा सा उसको और कुछ लालच दे दीजिए, मतलब हीट दे दीजिए, गर्मी दे दीजिए, ना चल ना चलना, मतलब हई आइल बा चाहे हऊ आइल बा, नया गेंदा खरीदाइल बा, चाहे बैट नया आइल बा, पैड आइल बा, चाहे कुछ एक्स्ट्रा उसको लालच दे दीजिए, फटाक से निकल जाएगा। आ रहा समझ में। चाहे उसमें कुछ दूसरा अशुद्धि मिला दीजिए, अशुद्धि मिलाने का मतलब है कि उसका एगो कोई फेवरेट दोस्त पकड़ के लेके चले, ये वो नहीं आता है, चलो तुम कहेगा तो वो आ जाएगा, होता है कि नहीं होता है ना। तो वो क्या है बेसिकली, एगो दूसरा चीज पकड़ के लाए उसको ले जाने के लिए, तो ये अर्धचालक वाला होता है। अचालक वाला कौन होता है, खेलने चला जाए, हाँ चल चल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पेरेंट्स का उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। तो तीनों कैटेगरी हमारे सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे, चालक, अर्धचालक और। तो बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या, देखो पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। एक बात बताओ, परमाणु का न्यूक्लियस होता है और उसके कक्ष में क्या रहते हैं, बोलिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कक्ष में, जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस पर नाभिक का अट्रैक्शन होता है। तो ये नाभिक हो गया हमारा गार्जियन, पेरेंट्स, क्या हो गए वो, जो हमारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स है, गार्जियन है ना, वो हो गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, बच्चे हो गए, क्या हो गए ना। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन पर गार्जियन का क्या है, अट्रैक्शन है। तो कहीं जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा ना, समझिएगा बात, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा तो उतना ही इसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो पहले कक्ष में होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो, जाना ही नहीं देगा। आई बात समझ में ना। लेकिन जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, या जो भी जनरली जैसे कि मेटल होते हैं ना, जिंक वगैरह हो गया, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं, तो इनका जो इन पर जो अट्रैक्शन होता है इस न्यूक्लियस का क्या होता है, कम होता है। और ये फ्री घूमते रहते हैं। जैसे कहने का मतलब, आपने वो कॉपर का मान लो इसे ले लिया, एक कॉपर का आप रॉड ले लिए, चाहे लोहे का एक रॉड ले लिए, तो इसमें जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ एटम में ही चारों तरफ नहीं घूमते, ये इतने फ्री होते हैं कि इसमें इधर उधर घूमते रहते हैं, वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे एक बर्तन में पानी रख दीजिए, तो पानी का कण उसके अंदर एक ही जगह है कि चल रहा है, चल रहा है। और ऐसी गति को रैंडम मोशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, तितर बितर, यादृच्छिक गति ऐसे बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो वो क्या तितर बितर ऐसे ही जैसे कि जिगजैग बोल सकते हो या तितर बितर बोल सकते हो, या इसको इंग्लिश में रैंडम मोशन बोलते हैं। तो ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब वो चारों तरफ अपना जैसे कि वो चल रहे होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, समझना बात, किसी चालक पदार्थ में समझना, या किसी पदार्थ में परमाणु के वैसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बहुत ही कम आकर्षण बल से, किसके, नाभिक के बहुत ही दुर्बल आकर्षण द्वारा, नाभिक का आकर्षण उन पर कम होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, क्या कहते हैं। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जब हम इस तार को, जब कोई तार होता है और हम उसको एक बैटरी के प्लस और एक माइनस से जोड़ देते हैं, तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल जैसे ही जोड़ते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, चलने लगता है। ठीक है, उसकी बहुत गहराई से बात करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पहले ये समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। समझ में आया आप लोगों को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे जिस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण क्या होता है, कम होता है। अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो तो उसको फ्री बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, किसी परमाणु में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जिन पर किसका, नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण
इलेक्ट्रॉन पदार्थ में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पदार्थ में तितर बितर यानी कि रैंडम तितर बितर गति या इधर उधर, ज्यादा बेटर है इसके इधर उधर लिख लीजिए। हाँ, या रैंडम भी ज्यादा बेटर है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पदार्थ में इधर उधर गति करते रहते हैं, कॉमा क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी कहानी थी, इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी बात है यहाँ पर, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, रहने देते हैं, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।